नमस्कार, आप देख रहे हैं आंख कान खोल के और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। आज बात वक्फ पर मचे बवाल की करेंगे, बात वक्फ पर उठे सियासी बवंडर की। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर बवाल हुआ। हंगामा तब बरपा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ कानून को लेकर स्थगन प्रस्ताव की मांग की और इसका बीजेपी के विधायकों ने विरोध किया। इसके बाद बवाल इतना हुआ कि विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई। इधर वक्फ कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भी पहुंच गया है। अब तक 6 याचिकाएं वक्फ कानून के खिलाफ लगाई गई हैं। जल्दी इस पर सुनवाई हो सकती है, लेकिन बवाल थम नहीं रहा। जेएनयू में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, वक्फ कानून की कॉपियों को जलाया गया, कानून वापस लेने की मांग की गई। इन सब के बीच इस कानून को लेकर मुस्लिम संगठन भी 2 गुटों में बटे नजर आ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, तो जमीयत उलेमा हिंद ने सड़कों पर नहीं उतरने की बात कही। सवाल है कि आखिर वक्फ पर बवाल कब थमेगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सदन में पर्चे फाड़े गए, काली जैकेट लहराई गई, हाथापाई तक की नौबत आई। ये जो कर रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं। ये हंगामा और भयंकर बवाल जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुआ। वजह है वक्फ कानून। यह हंगामा तब बरपा जब वक्फ कानून को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चर्चा की मांग करते हुए विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया, लेकिन स्पीकर की तरफ इसकी अनुमति न दिए जाने के बाद सदन में भयंकर बवाल हुआ। जैसे ही स्पीकर ने कहा कि मामला न्यायालय के अधीन है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं की जा सकती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक बिफर गए, वेल की ओर बढ़ने लगे। सदन में काली पट्टियां लहराई, पर्चे फाड़े और वक्फ अधिनियम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान बीजेपी और एनसी के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक और जोरदार नारेबाजी हुई। बवाल इतना बढ़ा कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। ये जो कर रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो हमारा सेंटिमेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं, एक इमोशनल इशू, हमारा सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट को हमें रिफ्लेक्ट करने दीजिए, हमारे मन की बात असेंबली में करने दीजिए। वी हैव ऑल द राइट टू डू। हम यही कहना चाहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ उसका उल्लंघन है। हम चाहेंगे इस मुल्क में लोकतंत्र है, इस मुल्क में संविधान है, इस मुल्क में सेक्युलरिज्म है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ये रूह है हिंदुस्तान के आईन का कि जो मैटर सब्सिडाइज हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट पास कर चुका है, राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है। और ये जम्मू कश्मीर का मैं ऐसे स्वागत मानूंगा कि ऑनरेबल स्पीकर साहब अली मोहम्मद राथर साहब ने जो है वो ऑन द चेयर इसको माना कि ये कानून बन चुका है और हमने उसको ड्रम बीटिंग करके अपलॉड किया कि स्पीकर साहब ने माना कि ये कानून बन चुका है, इस पर अब चर्चा नहीं होगी। वक्फ कानून को लेकर एक और जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार बवाल हुआ, तो दूसरी ओर यह मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया। वक्फ कानून के खिलाफ अब तक 6 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। सबसे पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दायर की। फिर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचे। आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। आरजेडी भी वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इसके अलावा जमीयत उलेमा हिंद ने वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, हमने पहले ही कहा था अगर ये वक्फ बिल कानून बना तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, इसलिए हमने याचिका दायर की है। सबसे पहले जमीयत उलेमा हिंद इस मसले के अंदर गई है और हम जहां तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। किसी भी मसले के अंदर सड़कों के ऊपर नहीं आते और हम ये समझ रहे हैं कि सड़कों के ऊपर आना मुसलमान के लिए मुफीद भी नहीं है। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से है, हम कोर्ट में जाते रहे हैं। हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इस बिल के खिलाफ। ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट कर रहा है, ये बिल कम्युनल एजेंडे के तहत लाया गया है। वक्फ पर मुसलमानों के संगठन ही दो फाड़ दिख रहे हैं।
एक सड़कों पर उतरने की बात कर रहा है तो दूसरे ने साफ ऐलान कर दिया है कि किसी भी सूरत में वो सड़कों पर नहीं आएंगे। और इन सबके बीच ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के समर्थन का ऐलान कर दिया। आज सरकार जो कदम उठा रही है, ये कदम बहुत पहले पिछली सरकारों और हमारे मजहबी लीडर और समाजी लीडर जो मुस्लिम हैं, उनको मुस्लिम समुदाय की का गरीबी और पिछड़ापन और दुर्बलता पे उनको पे नजर होनी चाहिए। वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम संगठन ही बंट गए, लेकिन सवाल सियासत का है, इसलिए वक्फ पर बवाल जारी है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हंगामा हो रहा है। सवाल है कि क्या सिर्फ सियासत के लिए वक्फ कानून का विरोध हो रहा है, और सवाल ये भी कि वक्फ कानून से विपक्ष को दिक्कत क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। वक्फ राष्ट्रपति के द्वारा पास होने के बाद जब वहां पर चर्चा की बात हुई तो वहां पर अलग से इस पर चर्चा की बात की गई, लेकिन स्पीकर ने जब मना कर दिया तो हंगामा हुआ। जेएनयू में वक्फी कॉपियां जलाई गई हैं। वक्फ कानून को लेकर दो गुटों में मुस्लिम संगठन भी बट गए हैं। ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे ही आगे चलते हुए दिखाई पड़ रहे हों। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ कानून का समर्थन करता हुआ दिखाई वुमेन ऑल इंडिया वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ कानून का समर्थन कर रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून के ऊपर हंगामा हुआ है। AIMPLB सड़कों पर उतरने की बात कह रहा है। जमीयत उलेमा कह रहा है कि हम सड़कों पर उतरेंगे नहीं। ये विरोध कौन कौन कर रहे हैं? शिया समाज समर्थन करता दिख रहा है, आगा खानी समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर, इसके अलावा पसमानदा समर्थन कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इस पर समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो विरोध भी कर रहे हैं। लोकतंत्र है, सबकी अपनी आवाज है। हमारे साथ खास मेहमान धनंजय गिरी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत धनंजय भाई आपका। ज्योति सिंह जी, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, ज्योति भाई आपका भी स्वागत है। तौसीफ शाह, सीनियर PDP लीडर मेरे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं। तौसीफ भाई बहुत स्वागत है आपका भी। एडवोकेट निसार गट्टू JKNC के सीनियर लीडर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हैं। और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान इंडिपेंडेंट MLA हैं जम्मू कश्मीर से, वो मेरे साथ जुड़े हैं। ये तीन लोगों से मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि जो पूरी घटना है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा से जुड़ी हुई है, असेंबली से जुड़ी हुई है। सबसे पहले तौसीफ शाह, मैं आपका रुख करूंगा। हंगामा इतना क्यों बरपा तौसीफ शाह? 2 मिनट आपके। देखिए राजीव जी, सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आपने पैनल में बुलाया, और मेरे जितने भी पैनल में बैठे हुए हैं बंदे, सबको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो असेंबली में आपने जो आज ये सीन देखा, ये मुझे लग रहा है ये मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के भाई जो यहाँ बैठे हैं, ये उन्हें मुश्किल नहीं होना चाहिए। लोग इसी नज़र से इसको देखेंगे कि ये बैड कॉप गुड कॉप की ये वो जिसे पॉलिसी चलाई जा रही है। तो इनके स्पीकर साहब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही ताल्लुक रखते हैं, स्पीकर साहब भी मुस्लिम समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। तो अगर स्पीकर साहब इसको रोक रहे हैं, मैं एक मिनट के लिए आपको एक मिनट के लिए आपको रुकवा रहा हूं। ज्योति सिंह जी अलग हैं, ये जो बोल रहे हैं तौसीफ शाह हैं, सीनियर PDP लीडर। और ज्योति भाई मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, माफी के साथ ज्योति भाई, कभी कभी थोड़ा सा ये तकनीकी समस्याओं को समझिए। तौसीफ भाई का नाम मैं बुला चुका हूं, तौसीफ भाई बोल रहे हैं। तौसीफ भाई बोलिए, मेरे साथ तौसीफ भाई जुड़े हैं। तो इसमें ये है कि ये वही गेम चल रही है, वो अपना गुड कॉप बैड कॉप। देखिए जैसे अगर हम देखें तो तमिलनाडु की जो सरकार है वहां पर 6% हमारे मुसलमान हैं। इसके बाद अगर हम दूसरा कर्नाटका की असेंबली को लें, वहां भी मुसलमानों की उतनी ज्यादा तादाद नहीं है जितनी जम्मू कश्मीर में है। ये एक वाहिद स्टेट है जहां पर ये हमारा मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है। और जबकि तमिलनाडु ने भी इसके खिलाफ बिल पास की, जबकि रेजोल्यूशन पास किया, जब आपकी कर्नाटका असेंबली ने भी रेजोल्यूशन पास किया, तो हमारी J&K असेंबली ये इतना मोर लॉयल देन द किंग क्यों है? ये अपने लोगों को, जिन लोगों से इसने वोट लिया है, जिन लोगों को ये बता करके मैं अपना 370 वापस ले आऊंगा, मैं आपके जितने भी राइट्स हैं मैं उनको सेफगार्ड करूंगा, वो सब कुछ लेने के बाद इनके स्पीकर साहब ने बिल को एंटर नहीं होने दिया। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आप देख लीजिए कि इतनी इंपॉर्टेंट
एक छोटा रेजोल्यूशन इनको पास करना था, वो रेजोल्यूशन पास न करते हुए इनके चीफ मिनिस्टर साहब दिन भर आज मिस्टर किरण रिजिजू के साथ जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर आए हैं वहां पर टूलिप गार्डन में घूम रहे थे। तो ये मुझे लग रहा है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर स्टेप पर ये फेलियर है और ये बाकायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस झुक रही है बीजेपी के सामने। ये तो इनके पास इतनी जरूरत नहीं है कि ये डायरेक्टली बात करें कि नहीं जी हम इसके खिलाफ वर्जी करते हैं। हाँ, इनके एमएलए बोलते हैं पर इनके स्पीकर उनको भी बोलने नहीं देते हैं। इट्स अ गुड कॉप बैड कॉप, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। ठीक है तौसीफ शाह, आप कह रहे थे कि आप लोगों का एतराज था और आप लोगों को यहां पर उसको रखने को देना चाहिए था, लेकिन अब हकीकत कुछ बदल भी चुकी है। लेकिन उस हकीकत पर हम आगे चर्चा करेंगे, उस पर आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं आप तीनों लोगों का रुख ले लेता हूं। एडवोकेट निसार गट्टू मेरे साथ, सीनियर लीडर जेके अंसी इस वक्त जुड़े हुए हैं। गट्टू साहब, आपका टेक वक्फ बिल को लेकर, जो कुछ भी वक्फ कानून को लेकर, क्योंकि प्रेसिडेंट साइन कर चुकी हैं, जम्मू कश्मीर असेंबली में हंगामा क्यों बरपा, वजह क्या थी? राजू जी, अभी जो तौसीफ साहब ने बोला बड़ा अच्छा बोला, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ऐड ऑन करना चाहूंगा कि देखो, अगर बिल पास हुआ, पार्लियामेंट में पास हुआ, सबको पता है, लेकिन कभी इस बात पे किसी ने अभी तक ये जो मैं जिसे बोलते हैं कि ये मुस्लिम की कितनी ही वहां पे रिप्रेजेंटेशंस थी पार्लियामेंट में, आप देखे होंगे कि भाजपा में कितने ही मुस्लिम एमपीज हैं जो उनको रिप्रेजेंट कर सके वहां। और जम्मू कश्मीर जो है वो वाहिद एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है एंटायर चुनाव जिसे बोलते हैं एंटायर इंडिया में, जहां पे मेजॉरिटी जो है मुस्लिम्स की है। तो ये तो एक जेन्युइन सी और बड़ी अच्छी चीज थी कि अगर इस पे डिस्कस हो सकती थी। लेकिन कुछ कानूनी जिसे बोलते हैं कानूनी या टेक्निकली जो बात ऐसा स्पीकर साहब ने आज अलो नहीं किया, इसमें भी कुछ ना कुछ जो कानूनी बात होगी, ये मैं कहता हूं कि और ये जो पीडीपी के हमारे तौसीफ साहब बोल रहे थे, आप अगर देखेंगे तो ये एजिटेशन करने वाले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। इस चीज को आप एक पॉजिटिव साइन लीजिए कि जम्मू कश्मीर में अभी तक डेमोक्रेसी बहाल है, जहां पे इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है, जहां पे लोगों को और पार्टी के लोगों को हक दिया जाता है कि आप पार्टी के जो चीफ विप है या जो स्पीकर बैठे हैं, वो सबसे पहले तो इन्होंने तौसीफ साहब ने बोला कि स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, तो मैं इनको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, जब स्पीकर की कुर्सी आती है तो ये स्पीकर कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस एग्जैक्टली ये एक असेंबली का है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, में किसी पार्टी का नहीं हिस्सा होता। मैं मानता हूं आपका पॉइंट। उन्होंने उस पार्टी के उस कानून को जो यहाँ पे बना गया है, उस कानून को उन्होंने अपहेल्ड रखा हुआ है। अगर आप पार्लियामेंट में देखेंगे तो आपने पीछे कई सालों से एक चीज देखी होगी, जब भी अपोजिशन बात करती है तो उस कैमरे को घुमा के जिस स्पीकर की तरफ, ओम बिरला साहब की तरफ लगाया जाता है। पर बहरहाल ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एजिटेशन किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ विप के अगेंस्ट यहाँ पे आज पर्चे फाड़े, जिसका ये मतलब है कि भाई ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में हमें चाहिए। आप देखो तमिलनाडु में इसमें आपका रेजोल्यूशन पास हुआ, तो ठीक है, कहीं ना कहीं इस चीज को लोगों, देखो यहाँ पे जो असेंबली में लोग पहुंचते हैं तो वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसी पार्टी, जब इलेक्शन जो होता है वो पार्टी तक होता है, लेकिन जब लोग पार्लियामेंट में या असेंबली में पहुंचते हैं, मुझे लगता है और फिर लोगों की बात करी जाती है। तो वो चीज आज दोहराई गई, वो चीज आपको दिखाई गई कि वहां पे जो लोगों के सेंटीमेंट्स हैं, वो जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्होंने उस चीज को वहां पे। चलिए एडवोकेट निसार गट्टू, आपने बहुत अच्छी बात कही कि स्पीकर असेंबली का होता है, स्पीकर सबका होता है, और स्पीकर ने उन तमाम चीजों को देखते हुए आज अलाउ नहीं किया, लेकिन यहां पर ऐसा होना चाहिए था। फिलहाल स्पीकर किसी कायदे में बंधे हुए थे और स्पीकर ने उस चीज को निभाया बेहतर। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए J&K से। इकबाल साहब, आपसे भी मेरा वही सवाल, मैं जरा भी इसमें रद्दो किसी तरह का बदल नहीं करूंगा, क्यों हंगामा बरपा आज असेंबली में? देखिए, असेंबली में हंगामा जिस बात पे हुआ है, मुझे लगता है कि मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली जो थे वो जायज थे। वो चाहते थे कि एक रेजोल्यूशन जो मूव हुआ है इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने रूल कोट किया
कि भाई रूल के तहत जब कोई मामला सबजुडिस है बिफोर ए कॉम्पिटेंट कोर्ट तो उस पर एडजर्नमेंट मोशन नहीं हो सकता है, लेकिन वो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि अभी पिटीशन सबजुडिस कोई भी नहीं है, फाइल हुई है, रजिस्ट्री में पेंडिंग है। सबजुडिस तब होगी जब उस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, कॉग्निजेंस लेगा और इशू नोटिस करता है, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि मैटर विल बी सबजुडिस एंड इट इज प्रोहिबिटेड अंडर रूल, इट कैन नॉट बी टेकन अप इन एन एडजर्नमेंट मोशन। लेकिन अभी वो स्टेज आई नहीं थी, तो लेकिन उस हंगामे में हम उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए कि मामला सबजुडिस नहीं है, क्योंकि शोर शराबा शुरू हो गया और हाउस को एडजर्न करना पड़ा। अब जहां तक वक्फ बिल का सवाल है, वक्फ बिल मैं जो मानता हूं बहैसियत एक तालिब-इल्म लॉ के कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है, ये इट इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 25 मुझे ये इख्तियार देता है कि मैं कोई भी मजहब अपने चॉइस के मुताबिक इख्तियार करके मैं उसको प्रैक्टिस करूं। आर्टिकल 26 मुझे ये इख्तियार देता है कि मैं रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको मैं इंडिपेंडेंटली चलाऊं। वक्फ बाय एंड लार्ज इंक्लूड करता है मजहबी जगहों को, मस्जिद है, दरगाह है, कब्रिस्तान है, और उसके साथ वक्फ में आप कोई चैरिटी भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेवाओं को कोई मदद करना चाहता है, ऑर्फन्स की शादियां करवाना चाहता है, कोई हॉस्पिटल बनवाना चाहता है, कोई स्कूल के कमरे बनवाना चाहता है, तो वो भी वक्फ में से बना सकता है। इट इज़ नॉट प्योरली अ रिलीजियस इंडोमेंट, ये सोशल भी है। और उसमें वक्फ में जो दूसरी जो खामी मुझे लगी कि आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि कोई भी जो नॉन मुस्लिम है, फॉर एग्जांपल कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख कम्युनिटी से है, कोई हिंदू कम्युनिटी से है, कोई बुद्धिस्ट कम्युनिटी से है, अगर वो अपनी जायदाद को या अपने किसी जायदाद के हिस्से को वक्फ करना चाहता है किसी भी अच्छे काज के लिए, तो वो नहीं कर सकता है। भाई मेरी चीज, मैं मालिक उसका, मुझे इख्तियार है मैं उसको दरिया में फेंक दूं, मुझे ये इख्तियार है कि मैं किसी गरीब की मदद कर दूं, आप उसमें क्यों अब कदगन लगाएंगे, पाबंदी लगाएंगे? वो तो कोई जवाज नहीं बनता। दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें डिफेक्ट लगा मुझे, एंड विच इज आल्सो डिस्क्रिमिनेटरी, यू आर सिंगलिंग आउट द वक्फ प्रॉपर्टी कि आप उस पर लिमिटेशन लगा रहे हैं। अरे भाई आप खुद कहते हैं कि प्रॉपर्टी मिसयूज हुई है, अगर मिसयूज हुई है तो इसका मतलब जिसने 12 साल पहले कब्जा किया है अब उसको आप वापस नहीं ले सकते। आप लीगलाइज करना चाहते हैं उस इलीगल ऑक्यूपेशन को। चलिए ठीक है, आपने कई सारे एतराज रखे, मैंने इसीलिए आपको बिना रोके कई सारे इसमें जवाब देने का मौका दिया। लेकिन फिर एक चीज है जो मेरे ख्याल से बायस्ड हुए बिना मेरी बात को आप लोग समझेंगे। मैंने मुंबई में सपोर्ट करते हुए, मिठाई बांटते हुए बहुत सारे मुस्लिम देखे, मैंने दिल्ली में बहुत सारे मुस्लिम देखे, मैंने आगा खानियों में खुशी देखी, मैंने पसमानदा में खुशी देखी, मैंने शिया वक्फ बोर्ड के लोगों में खुशियां देखी। तो ये कौन सा तबका है जो कह रहा है कि वक्फ के नाम पर उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो गया है? इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे जरूर। क्या एक सेगमेंट अपनी बात सही ना सही होने पर ही तय करेगा, या बाकी जो लोग अब तक हाशिए पर रहे हैं उनकी खुशी की कोई कीमत नहीं? अब मैं रुक करूंगा, मेरे साथ धनंजय गिरी इस वक्त बीजेपी से स्पोक्स पर्सन के तौर पर जुड़े हुए हैं। धनंजय, मैंने अपने जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडरान को पहले मौका दिया क्योंकि वहां पर आज असेंबली में ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन धनंजय कई सारे इनके जरिए सवाल आपके भी पास सामने आ गए होंगे, सुना आपने भी होगा। इस हंगामे के पीछे ये वो हंगामा जो कि अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जा चुका है, एक हंगामा आज असेंबली में हुआ है, एक बाकी अलग अलग जगह हम देख पा रहे हैं, सब विरोध कर रहे हैं कुछ लोग, क्यों हो रहा है धनंजय? देखिए राजीव जी, ऐसा है कि वक्त और वक्फ दोनों की जरूरत थी कि इसमें बदलाव लाए जाए। बेमकसद हो चुके वक्फ को उसके सच्चे इस्लामिक मकसद पर लाना वक्फ संशोधन बिल का एकमात्र लक्ष्य है। वक्फ बोर्ड अपना इस्लामिक मकसद भूल करके और रसूखदारों और उलेमाओं की जागीर बन गया था। ये चंद खाए पिए घाये लोगों की जागीर बन गया था और इसका इस्लाम मुस्लिम समाज की बजाय चुनिंदा लोगों के साधन में हो रहा था। आप बताएं, कर्नाटक में अगर आप बात करेंगे तो 1.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है,
वहां मंत्री जो जमील अहमद है वो कहते हैं कि 24,000 एकड़ जमीन का हमें पता है बस। तो भाई 1,26,000 एकड़ जमीन कहाँ गई, किसके पास है, किसके कब्जे में है, और तमाम तरह की जो परेशानियां खड़ी हो रही हैं। उसके बाद सरकार कह रही भाई कुछ हजार एकड़ जमीन कब्रिस्तान के लिए दे दे। तो भाई 1,26,000 एकड़ जमीन पहले खोज लीजिए ना। मोदी जी ने वक्फ का पुनर्इस्लामीकरण करने का महती कार्य किया है। देश और मुस्लिम समाज उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए और कर भी रहा है। मुस्लिम अंजुमन ने मोदी जी के शुक्रिया के लिए टी शर्ट बनाए, तमाम तरह की चीज बनाए। वक्फ लगभग अगर आप एक मोटे तौर पे आंकड़ा लें तो 200 अभिजात लोग जो आलिशान और जिंदगी बसर कर रहे हैं। बाकी जो पसमानदा मुसलमान है जो पसोपेश में जीने के लिए मजबूर है। अब जो पसमानदा है, जो अहमदिया है, चीख है, वोहरा है, जुला है, दुनिया गद्दी, वोहरा, कसाई, हजाम, धोबी, अंग्रेज, कलंदर, मदारी जैसे जो तमाम तरह के लोग हैं जो गुर्बत की गोद में जी रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, उनका वक्फ के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्या उनके हक में फायदा हो रहा है? आप बताइए कि 5 स्टार होटल को 12,000 रुपये महीना किराया पर आपने दे रखा है। आपके पास उसकी कोई ये नहीं है कि भाई इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा। इतना सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसने बताया कि इतनी संपत्तियां हैं और इतने कम रेंट दिए जा रहे हैं, उसमें भी कितने तरह के घोपले घोटाले हैं। मैं कह रहा हूं कि वक्फ भाई अल्लाह जो यूजर है ये कैसे, भाई आपकी अपनी जमीन आप बिल्कुल वक्फ करिए, लेकिन आपकी जमीन होनी तो चाहिए। आप किसी की भी जमीन थोड़ी वक्फ कर सकते हैं, और आपकी भी जमीन आपने की है तो आपको जानना चाहिए कि भाई आपके बाद उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, बेजा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। और बहुत पहले का आप पार्लियामेंट का एक वीडियो उठाकर देखिए, आज जो लोग राजनीतिक कारणों से सपोर्ट कर रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट है कि लालू यादव की पार्टी है जो सपोर्ट कर रही है। कभी लालू यादव ने खुद ही कहा था। और पटना टक बंगला चौराहे पे दो इमारतें बनी हुई है, 2 शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन है और केस चल रहा है। तो इस तरह के जो मिसयूज हुए हैं, जो इस तरह के गलत यूज इस्तेमाल हो, और किसी इस्लामिक मुल्क में भी नहीं है इस तरह का। हम लोग तो उसको अच्छे से कर रहे हैं और अच्छा यूज कर रहे हैं। वक्त का इस्तेमाल व्यवसायी और किसी विरासत में मिली संपत्ति के लिए कर सकते हैं। हालांकि वह कुछ जमीन को बेचना गलत बात है, उसकी संपत्ति को पुनः प्राप्त करने से पुष्टि करनी चाहिए। और तमाम तरह के लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, गरीब गुरबे हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए आप अच्छा इस्तेमाल करिए, उनके हक में हुकूक के लिए करिए। हम लोग तो लगातार इसको, और जो एक भाई साहब कह रहे हैं कि भाई मेजोरिटी मुस्लिम स्टेट है, मेजोरिटी मुस्लिम, तो भाई मेजोरिटी हिंदू तो हमको अलग से मांग कर रहे हैं क्या? किसी भाई एक हिंदुस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, इसमें क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जैन, क्या पारसी, किसी को तो डिस्क्रिमिनेशन हमारी सरकार करती नहीं है। और अब अगर आप कहेंगे कि हम मेजोरिटी में है तो हमारे लिए कुछ अलग कर दिया जाए, ऐसा क्यों किया जाए भाई? ये देश एक है, संविधान एक है, संविधान से चलेगा। ये अलग बात है कि 70-75 साल तक वहां पर दलितों पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला था बाबा साहब के दिए संविधान से। धारा 370 हटी, कश्मीर के आज आम कश्मीरी मुसलमान, आम आवाम वहां अपने आप को बाहर से जुड़ा महसूस कर रही है। आज वहां इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आज वहां टूरिज्म बढ़ रहा है, आज वहां पत्थर फेंकने के सिलसिले खत्म समाप्त हो रहा है। तो जो अच्छा काम हो रहा है उसमें मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को, चाहे किसी भी जात धर्म संप्रदाय से हो, उसको आगे बढ़ के उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए हम एक होकर के आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, चमन को खूबसूरत बनाना है। मैं चाह रहा था कि आज की इस बहस में, आज की इस चर्चा में, मैं हमेशा चिढ़ता हूं इस बहस वर्ड से, क्योंकि बहस में लड़ाई की गंध आती है। मैं उसको दूर रखना चाहता हूं। डिस्कशन, चर्चा अगर वो हो तो बहुत अच्छा होता है। मैं बहुत चाह रहा था कि आज सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती होते मेरे साथ अजमेर दरगाह से, क्योंकि वो मेरे साथ जुड़े थे और उन्होंने मेरे साथ वक्फ बिल को लेकर बड़ा खुल के कहा था कि हमें ट्रांसपेरेंसी मिलने वाली है, लैंड माफियाओं से आजादी मिलने वाली है, रसूखदार लोगों ने वक्फ की जमीन पर कब्जा कर लिया है, कोई देखने वाला नहीं है, ये चैरिटेबल काम है तो चैरिटेबल तक जाए और गरीबों तक इसमें बात होनी चाहिए, गरीबों की भी सुनी जानी चाहिए। यहां पर मुफ्ती शमून काज़मी का भी मुझे याद आता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है वो फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी एक मिसाल, एक नजीर पेश करने जा रहा है। मेरा काम यह तय करना नहीं है कि उन्होंने जो कहा सही कहा या नहीं कहा। मैं ज्योति सिंह जी अब आपको मौका देता हूं। ज्योति भाई, ये जो हंगामा है ये सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर भी है। कांग्रेस ने साफ कह दिया था ये संविधान पर हमला है। आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने पॉइंट्स के साथ अपनी बात रखिए बिना रुके। राजीव जी, जैसा कि बीजेपी के अभी बता रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन की बात बता रहे थे, और एक हमारे नॉलेजेबल हमारे वक्ता भी जिसमें बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से है और स्पीकर का क्या रोल है, जो सही बात बता रहे थे। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं राजीव जी कि चूंकि जब मुसलमान एमोंग द मुस्लिम, अगर उनको ये बिल discriminates against the Muslim by imposing
रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन ऑन वक्फ, ऐसा उनको अगर फील होता है तो वो उसमें उनका तो ये राइट है ना वो फील करने का। और जो आर्टिकल 15 में ये कहता है कि आप आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन अमॉन्ग द ग्राउंड्स, जो भी ग्राउंड्स बने हैं, तो ये तो उनका राइट है ना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बाबा साहब का दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय जनता पार्टी भी मानेगी, हम भी मानेंगे, आप भी मानेंगे। तो उनके अंदर जो एक फील है, उस फील को अगर उनको फीलिंग है ऐसा, चाहे वो एक आदमी है चाहे 100 आदमी है। आपके एंकरिंग में आपने जब अपना वक्तव्य बोल रहे थे तो आप अपनी एक बात आपने कहा कि वो कौन लोग हैं जो इनको जो मिठाइयां बांट रहे हैं। मैं पूछता हूं वो कौन लोग हैं जो सचमुच में वो क्यों मिठाइयां बांट रहे हैं, और वो सचमुच में वो कौन लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो इस बात को तो समझना होगा। अगर उस बात को समझने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे पर है और अभी अगर एप्लीकेशन लगा ही है, रजिस्ट्री तक ही मामला अभी तक उस पर और आगे बात नहीं बढ़ी है, तो ठीक है। जहां तक स्पीकर की बात कही, उनका अपना एक पोजीशन है, उस पोजीशन में जिस डेमोक्रेटिक कंट्री जो हमारा संविधान कहता है जिसमें वो सही समझते हैं तो ठीक है। लेकिन हम क्या कहना चाहते हैं राजीव जी, हम कहना ये चाहते हैं कि जब अगर इन लोगों को ऐसा लगता है तो आप मुस्लिमों को पॉलिटिकल पोजीशन दें, पॉलिटिकल पोजीशन देके उनको स्ट्रेंथन क्यों नहीं करते हैं। आप जो जिस बातों को कहते हैं कि हम इन बात एक बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने रखा है कि जो मुस्लिम 5 साल तक जो सही ढंग से इस्लाम को मानेगा, ये कैसे पता चलेगा। आप किसके घर में जाकर देखेंगे कि वो 5 बार नमाज पढ़ा कि नहीं, या किन नहीं, मेरे ख्याल नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप सही, मैं काट नहीं रहा, लेकिन इतना भी शायद मेरे ख्याल से इतना भी शायद होता हुआ समझ में नहीं आता। लेकिन क्या रिफॉर्म नहीं, मोनोपोली की बात यहां पर हो रही है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं 2 एडवोकेट्स, एडवोकेट निसार गट्टू और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान। ये लोग सारी चीज़ों को हमसे बेहतर समझते हैं क्योंकि ये कानून की धाराओं को भी समझते हैं और ये इस बात को भी समझते हैं कि कहां पर क्या रहा है। एडवोकेट निसार गट्टू, कितनी उम्मीद आप लगाते हैं कि ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर आएंगी तो वो जो आप चाहते हैं उसी लाइन पर आगे जाएंगी? देखो राजू जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि जो धनंजय जी ने बात बोली कि ये रिफॉर्म चाहते हैं, ये सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, ये एक वकफ जो बिल आया हुआ है उसको लोगों के तहे वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन आप अगर इनसे ये सवाल पूछें कि इस चीज को रिप्रेजेंटेशन जब आप पार्लियामेंट में पास कर रहे थे तब मुसलमान कितने रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर वुमेन्स रिजर्वेशन के लिए इन्होंने 33% का बिल लाया तो मुझे लगता है कि मुस्लिम्स अगर मार्जिनलाइज, जो अभी इन्होंने बोला कि ये कौन सी ऐसे हैं बड़े लो तबके हैं जो यहाँ पे बिल्कुल हाशिया पे है, जो बिल्कुल एंड लाइन पे है, इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जिनको अब वो मेन स्ट्रीम में आएंगे। तो कहीं ना कहीं जब तक ये मुस्लिम्स, ये एक तो सबसे पहले ये बड़ी मुजफ्फर साहब ने बड़ा इसको वाज़े तौर पे यहाँ पे बोला कि भाई ये रिलीजियस है। और आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुस्लिम्स के जितने भी कानून हैं ये अनकोडिफाइड है, ये एक कस्टमरी, एक शरिया लॉ से चलते हो। आपका मैरिज देखो, आप सिविल लॉज देखो, आप इनके सिर्फ एक क्रिमिनल लॉज में यहाँ पे आईपीसी आप देखो, आपकी शादियां यहाँ पे कैसे होती है, आपके जमीन के हिस्से कैसे होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, ये आपने जो अभी वकफ की बात की, तो वकफ में आप देखोगे कि ये प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। अभी देखो कितनी ही, अभी आप ही बोल रहे हैं कि कितनी ही लैंड्स हैं जो माफिया के पास है, वो कैसे आप रिट्रीव कर रहे हो? ये मेरा कहना नहीं है। मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब मेरे साथ अजमेर दरगाह से जुड़े थे, उन्होंने ये बातें कही थी। राजू जी, आपका कहना बहुत दुरुस्त है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, आप बिल को पढ़िए, ड्राफ्ट में आपको मिलेगा। ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है। अभी धनंजय जी ने बोला, तौसीफ शाह बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, तौसीफ शाह को मैं लाना चाहूंगा। तौसीफ शाह सीनियर पीडीपी लीडर के तौर पर है। तौसीफ भाई कौन रिट्रीव करेगा? हाँ ठीक है, तो तौसीफ भाई आपने एडवोकेट निसार गट्टू को आपने सुना। तौसीफ भाई अब मेरे भी सवाल को जोड़ लीजिए और जवाब अपना दीजिएगा। क्या मैं ये मानूं कि आगा खानी मुस्लिम नहीं है, उनका कोई हकूक नहीं है? क्या ये मान लूं मैं कि शिया उनका कोई हक नहीं है, पसमानदा का कोई हक नहीं है? मैंने एक सवाल रखा था सामने, तो मुझे कहा गया ये सारे के सारे लोग प्रोवोक किए हुए हैं जो आगे आ रहे हैं। क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं तौसीफ भाई? देखिए, शिया बोर्ड या बाकी बोर्ड जितने भी हैं जो
इस बिल के सपोर्ट में बात कर रहे हैं तो आपको वहां ये समझना पड़ेगा कि मेजॉरिटी किसके साथ है। जैसे आपने पार्लियामेंट में एक बिल पास की जहां पर बीजेपी का बिल्कुल कोई मुसलमान विधायक नहीं है, जैसे आपने यूपी में बिल्स पास की कि भैया मस्जिद में नहीं अजान हो पाएगी, लाउड स्पीकर नहीं लगेगा, मगर रामनवमी के दिन या बाकी जितने भी हैं वहां मस्जिद के सामने बांगड़ा सड़क पर हो पाएगा, मगर नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जा सकती, स्पीकर पर अजान नहीं दे सकते, बाकी सारे काम है लाउड स्पीकर पर बाकी मतलब कर सकते हैं। तो जैसे आपने मेजॉरिटी वोट से बिल को पास किया तो ये आपको हमेशा नजर में रखना है कि मेजॉरिटी वोट वक्फ के खिलाफ है। मेजॉरिटी वोट वही है जो आज सुप्रीम कोर्ट में गया है, मेजॉरिटी वोट वही है जो आज जैसे तमिलनाडु जैसे जितनी छोटी छोटी भी आपकी मुस्लिम स्टेट्स हैं जहां पर टाइम मेरे पास कम है, आपके इसी तर्क पर धनंजय गिरी को ले आता हूं मैं। धनंजय जी, मेजॉरिटी खिलाफ है, सभी खिलाफ हो ऐसी बात तौसीफ भी नहीं कह रहे हैं, मेजॉरिटी खिलाफ है, आपको मानना चाहिए था। नहीं राजीव जी, देखिए क्या है, देश संविधान से चलेगा और जो संविधान में कह रहा है, जो प्रोविजंस है, जब किसी इस्लामिक स्टेट में इस तरह का नहीं है और किसी को एनार्की करने की तो अनुमति नहीं दी जा सकती है। मैं बीच में 2 मिनट आना चाहूंगा, अगर आप मुझे बोला, मैंने बहुत, आप और बोलना चाहते हैं आप और बोल लीजिए, मैं बहुत ध्यान से आपको सुन रहा हूं। राजू जी ये वकफ ही सिर्फ कानून के तहत नहीं चलता है, हिंदुस्तान का आईन बना हुआ है। अच्छा एडवोकेट निसार गट्टू, एक बात मुझे जल्दी से समझाइए, दुनिया के कितने मुल्कों में, इस्लामिक मुल्कों में वक्फ है या नहीं है? क्या सब में वक्फ है? आप हिंदुस्तान को ग्लोरीफाइड कर रहे हैं कि दुनिया नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या सभी इस्लामिक मुल्कों में, देखिए हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। नहीं मेरे साथ, हाँ एग्जैक्टली मानता हूं, लेकिन मेरी अभी आप लोगों ने हिंदुस्तान से बड़ा डेमोक्रेसी कहीं अभी आप लोगों ने ये बात यहां पर रखी है, अभी सुनिए तो कोई इस्लामिक स्टेट नहीं, अभी आप लोगों ने ये बात यहाँ रखी है, सुनिए तो आर्टिकल 25 और 26 में बोला गया सुनिए तो अभी आप लोगों ने ये बात यहाँ रखी है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा इस्लाम को मानने वालों की तादाद है, मेजॉरिटी है यहाँ पर, और ये मेजॉरिटी को लेकर ही सारी बातें से आगे घूमनी शुरू हुई। सुनिए तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इस्लामिक मुल्कों में वक्फ की क्या जगह है? क्या सभी इस्लामिक मुल्कों में वक्फ है? You are taking it wrong, राजीव जी। मैं समझना चाहता हूं, मान लीजिए मुझे नहीं आता, लेकिन मेरे पास एक आंकड़े हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। तुर्की में वक्फ की कोई मौजूदगी नहीं है, लीबिया में नहीं है, मिस्र में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, ट्यूनीशिया में नहीं है, इराक में वक्फ नहीं है, और जॉर्डन जहां पर कहा जाता है कि मोहम्मद साहब के डायरेक्ट डिसेंडेंट वहां आते हैं। राजू जी, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्नड है? क्या उनको रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या हिंदुस्तान की तरह उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या हिंदुस्तान की तरफ आर्टिकल और 26 और 25 में जो लिखा गया है उनके पास है? क्या वहां पे ये जिसे हम ग्लोरीफाई करते हैं पूरे वर्ल्ड में, हम ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। धनंजय बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें रुकना पड़ा था। धनंजय जी को वक्त दीजिए, इसका जवाब दें, मैं समाप्त करूं। धनंजय जी। राजीव जी, पाकिस्तान में था, खत्म कर दिया, कहा कि नहीं ये तो गलत है, और पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है, वहां खत्म कर दिया गया। और किसी भी इस्लामिक मुल्क को उठाकर देखिए, कहीं भी नहीं है, कहीं है ही नहीं। और वो आप जब कहेंगे, जब बात होगी कि भाई संविधान की बात करेंगे तो आप सरिया लेकर के आएंगे, सरिया की बात करेंगे तो आप संविधान लेकर के आएंगे। गोल पोस्ट बदलने का ये इरादा, इसको बंद करिए ड्रामा। इस देश की तरक्की में एक साथ सुर मिला करके चलिए, कभी इस गोल पोस्ट पर, कभी जब संविधान से 11 जज के बेंच। राजू जी क्या माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में 2 मुस्लिम मेंबर ले सकते हैं? क्या माता वैष्णो देवी श्राइन नहीं गट्टू साहब, मेरे पास वक्त कम है, उनको कंप्लीट कर ले, वक्त कम है। आप भी समझ रहे हैं कि वो आपके ऊपर पर्सनल निशाना नहीं साध रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। कंप्लीट कीजिए धनंजय जी, मुझे आगे बढ़ना है आप लोगों के साथ। राजीव जी, मुझे पर्सनल निशाना क्यों साधना? क्या साधना? किस बात की बात करना? ये तो पार्लियामेंट से पास हो गया, देश का संविधान है, देश का कानून है, सबके ऊपर इंप्लीमेंट है, सबको मानना है, इसमें कौन सी बड़ी? चलिए फिलहाल की जो स्थिति है,
पार्लियामेंट पास कर चुकी है, राष्ट्रपति इस पर साइन कर चुकी है, यह कानून बन चुका है पूरे देश के लिए, किसी एक हिस्से के लिए नहीं। लेकिन आप लोग मेरे साथ जुड़े, मैंने आप लोगों को रोका नहीं, आपकी आवाज मेरे दर्शकों तक गई। सब खुद ही फैसला करें आप में से कौन अपने फैक्ट्स पर बोल रहा और कौन केवल यूं ही बोल रहा। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी के मेहमान मेरे साथ बने रहें। बाकी आप तीनों का बहुत शुक्रिया जो जम्मू कश्मीर से मेरे साथ जुड़े थे, क्योंकि अब मैं